क्या जेनजी को लुभाने की दौड़ में राहुल गांधी बाकी सभी नेताओं से काफी आगे हैं? प्रयागराज में छात्रों की गूंज कोटा और देहरादून से काफी अलग रही। कैसे अलग रही? क्या थी उसकी खास बात? क्या सिर्फ 5% वोट, जेनजी का वोट कांग्रेस की तरफ खिसक गया तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है? लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? राहुल गांधी सिर्फ छात्रों की गूंज चुन रहे हैं या कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मूला भी चुन रहे हैं? इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी जेनजी को लुभा पाएंगे या इस बार भी आखिरी मौके पर रेस हार जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं, तब आपको पता चलेगा अगर हमारा कोई भी नया वीडियो आता है, घंटी बजेगी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है जेनजी। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस बड़े बदलाव को समझने की कोशिश कर रही हैं, खुद को बदल रही हैं। कांग्रेस ने शायद इस बदलाव को थोड़ा पहले भांप लिया। आज से करीब 55 दिन पहले 17 जून राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कोटा। ये दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पहले की बात है और राहुल गांधी कोटा में बर्बाद हो रही शिक्षा व्यवस्था पर जमकर बोले। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई और एकाएक जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। से ठीक एक दिन पहले 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून में एक बार फिर छात्रों के बीच रहे। उस दिन भारी बारिश हुई। कुछ दूरी पर बॉलीवुड की सिंगर जैस्मीन सेंडलर्स का कंसर्ट चल रहा था। कुछ लोकल कांग्रेसी नेताओं ने तो यह भी आरोप लगाया कि कंसर्ट उसी दिन रखा गया ताकि राहुल गांधी को छात्र सुनने न जाएं। लेकिन इसके बावजूद राहुल के कार्यक्रम में हजारों युवा जुटे। फिर आया एक बड़ा मोड़ जब मोदी सरकार को छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली में छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। सब अपने घर लौट गए। लेकिन 7 अगस्त को राहुल गांधी पहुंचे प्रयागराज और एक बार फिर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की बदहाली के शिकार छात्रों को अपनी बात बताई और उनकी बात विस्तार से सुनी। तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अगले साल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में छात्रों के इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति बनाएंगे, जेनजी के इर्द गिर्द ही सारी बात कहेंगे? और अगर राहुल गांधी का दांव ठीक बैठा तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को हो पाएगा? क्या कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता का मुकाबला कर लेगी? 2029 में कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो क्या होगा? क्या सीजेपी बाहर से दबाव बनाती है तो क्या इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा? देखना है राहुल छात्रों और जेनजी के बीच कितना असर पैदा कर पाएंगे। ऐसे में राहुल छात्रों के बीच पहुंचकर जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस दौरान देश के जिन 3 शहरों में वो गए, वहां छात्रों की बड़ी भीड़ दिखी। पीछे बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े, कहीं किसी छात्र की चिट्ठी, कहीं ग्राफ, कहीं नौकरी और परीक्षा का हिसाब और हर कार्यक्रम में एक ऐसा हिस्सा जो आम राजनीतिक रैली में कम दिखाई देता है। तो क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति का तरीका बदल रहे हैं? राहुल गांधी के इन तीनों कार्यक्रम को एक एक करके देखने पर कई बड़ी बातें निकल कर आती हैं। ये राजनीतिक प्रयोग के 3 अलग अलग अध्याय हैं। कोटा में राहुल गांधी ज्यादा सुनने और समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। देहरादून पहुंचते पहुंचते वो समस्या के साथ समाधान का अपना खुद का खाका भी लोगों के सामने, छात्रों के सामने रखते हैं और प्रयागराज में उसी कहानी को 3 शब्दों में समेट देते हैं, जिन्हें किसी पावर पॉइंट की जरूरत नहीं,
वो 3 शब्द हैं, दर्द, डेटा और दौलत। यानी राहुल सिर्फ शहर नहीं बदल रहे, हर पड़ाव पर अपनी बात कहने का तरीका भी बदल रहे हैं। पहली सभा में कोटा में राहुल एक अलग सी बात कहते हैं। वो कहते हैं ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस और इलेक्शन जैसे शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेंगे। ये मीटिंग छात्रों के बारे में है। अब इसमें थोड़ा मजेदार विरोधाभास है। कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, मंच पर देश के नेता विपक्ष है। पूरे देश में कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, तो इसे नॉन पॉलिटिकल कहना अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात राजनीति हो रही है या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति किस तरीके से हो रही है। कांग्रेस ने भी इसे 17 जून से शुरू हुआ नेशन वाइड एजुकेशन कैंपेन बताया, यानी राष्ट्रव्यापी शिक्षा अभियान। कोटा में पीछे की स्क्रीन प्रेजेंटेशन बोर्ड बन गई। कभी युवाओं को भारत का भविष्य बताया गया, कभी नीट परीक्षा लीक की भेंट चढ़ने वाली आकांक्षा की चिट्ठी दिखाई गई, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिसाब सामने आया, तो फिर राहुल ने प्रेजेंटेशन रोककर नीट, जेईई और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मंच पर बुलाया और यहीं पहली बार फॉर्मेट बदला। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। ये सुनने के बाद राहुल गांधी अगली स्लाइड पर सीधे नहीं जाते हैं। वो छात्र से पूछते हैं उससे कैसा महसूस हुआ, घर पर क्या हुआ। फिर बातचीत होती है दूसरे छात्र से, उससे भी पूछा जाता है उसके परिवार ने क्या कहा। राहुल छात्रों को ही कहानी का नरेटर बना रहे हैं और यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। इससे वहां मौजूद हर छात्र को ऐसा लगता है कि वो खुद मंच पर है। और कार्यक्रम के आखिरी दौर में एक लाइन इस पूरे प्रयोग का मकसद बता देती है। आपके सुझाव चाहता हूं, आपके ओपिनियन चाहता हूं, आपका इनपुट चाहता हूं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है। आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए, हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें। क्या आपका ओपिनियन है, क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए। कोटा से ठीक 1 महीने बाद 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून पहुंचते हैं और यहां राहुल की पॉलिटिक्स ऑफ लिस्टिंग में जैसे एक और लेयर जुड़ जाती है। भारी बारिश के बावजूद कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा छात्र पहुंचते हैं। छात्र जोश में दिखते हैं। कांग्रेस के इस कार्यक्रम की पैकेजिंग भी किसी चुनावी रैली जैसे नहीं है, बल्कि छात्रों को एक कंसर्ट में होने का अनुभव मिलता है। म्यूजिक, एलईडी स्क्रीन और फिर जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आते हैं, माहौल अचानक पार्टी इवेंट से एग्जामिनेशन सिस्टम की सुनवाई में बदल जाता है। इस कार्यक्रम में भी कई स्टूडेंट्स पेपर लीक का अपना अनुभव बताते हैं, लेकिन एक छात्रा का एक वाक्य पूरे प्रेजेंटेशन के दर्जनों आंकड़ों से ज्यादा वजनदार निकलता है। हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। ये लाइन राहुल गांधी ने नहीं लिखी, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने नहीं लिखी, और शायद इसलिए ये असर करती है क्योंकि राजनीति में असली कहानी कई बार मंच पर बैठे नेता के पास नहीं, मंच के सामने बैठे युवा के पास होती है। देहरादून में इस कार्यक्रम से राहुल सिर्फ समस्याएं इकट्ठे करके नहीं निकलते। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में वो सिस्टम बदलने के लिए अपने सुझाव भी रखते हैं। 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं।
इसके बाद वो सुरक्षित क्वेश्चन बैंक, रैंडमाइज क्वेश्चन पेपर, संस्थाओं की स्वतंत्रता, पेपर लीक होने पर जल्द दोबारा परीक्षाएं और प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजा जैसी बातें रखते हैं। इनमें से कुछ सुझावों पर, उनकी प्रैक्टिकलिटी पर बहस हो सकती है, लेकिन कोटा में जो सवाल जमा किए गए, देहरादून में उनका जवाब देने की कोशिश हुई। और फिर 8 अगस्त प्रयागराज, यहां तक आते आते राहुल गांधी का टोन काफी बदल जाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की सरकार की खिंचाई के बाद का यह पहला कार्यक्रम है। यहां सब में जोश पहले से ज्यादा दिखाई देता है। यहां बड़ा बदलाव यह है कि वो छात्रों को बोलने का खूब मौका देते हैं और छात्र भी खूब बोलते हैं। राहुल फॉलो अप करते हैं, उनको टोकते नहीं है, बोलने देते हैं। इसका बड़ा असर होता है। हर छात्र को लगता है कि वो खुद मंच पर है। एक छात्र कहता भी है, मैं इन्हीं छात्रों में से हूं। छात्र लगातार रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन से बोलने वाले छात्रों में और जोश भर जाता है। मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है? सर, ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है। और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। प्रयागराज के इसी कार्यक्रम में एक स्टूडेंट 2018 से भर्ती की तैयारी का अपना अनुभव बताता है। राहुल पूछते हैं, अब क्या प्लान है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर, अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं। क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर, ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपीपीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? और प्रयागराज में राहुल गांधी इसी तरह अलग अलग तकलीफों को एक सूत्र वाक्य में बदल देते हैं। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसी कार्यक्रम में राहुल से बात करते हुए जब एक छात्र नर्वस हो जाता है तो राहुल गांधी उसमें आत्मविश्वास भरते हैं। कहते हैं कि घबराओ मत, मैं भी शुरू में ऐसा ही था। ब्रदर, रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। और अब महत्वपूर्ण मोड़, और ये ध्यान से सुनिएगा। यहां पहली बार बड़ी स्क्रीन पर अडानी, मोदी और शाह और मोहन भागवत की तस्वीर एक साथ बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसका भी छात्र बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। राहुल यहां वोट चोरी की बात करते हैं, वोटर लिस्ट की बात करते हैं, बीजेपी के बैंक बैलेंस की भी बात होती है। बीच में पॉलिटिकल
मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। इसके बाद तीखा हमला होता है आरएसएस पर, मोहन भागवत पर। आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। इन तीनों कार्यक्रमों को एक साथ रखिए। कोटा में राहुल गांधी सवाल पूछते नजर आते हैं, देहरादून में उन सवालों के जवाब और समाधान लोगों के सामने रखते हैं, छात्रों के सामने रखते हैं, और प्रयागराज में पूरे कार्यक्रम में राजनीति दिखती है। यह कोई अनोखी बात नहीं है। छात्र आंदोलनों का देश की राजनीति पर काफी असर देखने को मिलता रहा है। बात 1965 की। छात्रों ने हिंदी को थोपे जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में आंदोलन किया। आंदोलन इतना बढ़ा कि उसने तमिल राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कैम्ब्रिज के एक शोध के अनुसार 1965 के आंदोलन ने डीएमके को सत्ता तक पहुंचने में निर्णायक राजनीतिक बढ़त दी। 1967 डीएमके ने तमिलनाडु में सरकार बनाई और राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया। 1974 गुजरात का नवनिर्माण और बिहार का छात्र आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बिहार के छात्र आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण को अपने साथ जोड़ा। आंदोलन धीरे धीरे भ्रष्टाचार और शासन के सवाल से निकलकर व्यवस्था परिवर्तन के राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर 6 साल तक छात्र आंदोलन चला। 15 अगस्त 1985 के असम अकॉर्ड से यह खत्म हुआ और फिर आंदोलन के कई नेता राजनीति में आए। एजीपी असम गण परिषद बनी और 1985 में वो सत्ता में पहुंची। राहुल गांधी जिस तरह मंच पर दिखाई देते हैं उस तरफ वो पहले ही इशारा कर चुके हैं। सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास छात्रों से बात करते हुए राहुल ने एक लाइन कही, लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कई बार अलग अलग लोगों से सीधे संवाद भी किया। यानी छात्रों की गूंज कोई अचानक निकला हुआ नया अवतार नहीं है। पहले राहुल गांधी लोगों के बीच चलते हुए उनकी कहानी सुनते दिखाई देते हैं। अब उनके साथ स्क्रीन है, डेटा है, प्रेजेंटेशन है, छात्रों की टेस्टिमनी है और उसी टेस्टिमनी से नए राजनीतिक तर्क निकाले जा रहे हैं। इसे आप पावर पॉइंट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट इसकी सबसे जरूरी चीज नहीं है। असल बदलाव माइक का है। पुरानी रैली में नेता के पास माइक रहता है और जनता के पास ताली। यहां माइक भी ऑडियंस के पास चला जाता है और उसकी अवधि अब बढ़ भी रही है। और यह कोई सामान्य ऑडियंस नहीं है, ये छात्र हैं, जेनजी हैं, जिनका वोट 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का सारा गणित बदल सकता है। और इसके लिए इन करोड़ों जेनजीज को एक पार्टी को एक तरफा वोट डालने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 5% वोट इधर हुए तो राज्यों में सरकारें बदल सकती हैं। गोदी मीडिया आपको चाहे कुछ भी दिखाता हो,
लेकिन सच ये है कि 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन में वोटों का अंतर सिर्फ 1.9% था। एनडीए को 42.5% वोट मिले और इंडिया गठबंधन को 40.6%। और जेंदी के बीच अगर राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती है तो फिर आंकड़े में छोटा मोटा उलटफेर कहानी बदल देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बार बार संविधान की एक छोटी किताब लेकर मंच पर दिखते रहे। उन्होंने नैरेटिव बनाया कि बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला तो संविधान और रिजर्वेशन पर संकट आएगा, और इस नैरेटिव का नतीजा यह रहा कि संविधान, आरक्षण, नौकरियों और स्थानीय नाराजगी जैसे फैक्टर्स ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया, जबकि कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंची। 2026 में राहुल शिक्षा और रोजगार के जरिए वैसे ही कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, यानी नैरेटिव का एक ऐसा छाता जिसमें पेपर लीक, महंगी कोचिंग, भर्तियों में देरी, छात्रों का मेंटल स्ट्रेस, परिवारों का बढ़ता आर्थिक बोझ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे एक साथ नीचे आ जाते हैं। कुल मिलाकर राहुल अपनी राजनीति का ग्रामर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भीड़ से सिर्फ नारा नहीं लगवा रहे, वो उससे कहानी मांग रहे हैं। वो भाषण नहीं दे रहे, बीच में इंटरव्यूअर बनकर वो लोगों की सुन भी रहे हैं। सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, स्क्रीन पर अपना केस खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये कोशिश थी राहुल गांधी के तीनों भाषणों को सुनकर समझने की कि आखिर वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपके ढेरों संदेश हमारे पास आते हैं, उनमें से करीब करीब सभी संदेश में पढ़ने की कोशिश करता हूं, पढ़ता हूं। कुछ संदेशों को यहां शामिल कर रहा हूं। उदय है, मैं उदय प्रताप सिंह झुमरी तलैया से हूं और आप आम लोगों का संदेश कमेंट से उठाकर पढ़ते हैं। 90 के दशक में आम लोगों का संदेश चिट्ठी से पढ़ा जाता था, आपने यह नया ट्रेंड शुरू किया है। उदय का कुल मिलाकर कहना है कि वो भी इन आंदोलनों में शामिल होना चाहते हैं, छात्रों के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो किन्हीं वजहों से नहीं आ सकते हैं। तो एक तरीके से कमेंट के जरिए उनको यह मौका मिलता है अपनी बात कहने का। उदय बहुत बहुत धन्यवाद। आप झुमरी तलैया से हैं। रेडियो सिलोन जब मैं सुनता था तो उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे गाने के झुमरी तलैया से। धन्यवाद। अगला संदेश रजनी वर्मा, इधर कुछ साल से राहुल गांधी में एक प्रकार की राजनीतिक परिपक्वता दिखाई दे रही है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रजनी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आगे है वंदना राठौड़, कहती हैं जहां सच्चाई मिली रुकी, जहां दिखावा मिला वहां से चल दी। वाह, यही एक वाक्य जेनजी को कितनी गहराई से परिभाषित कर गया सर। सुपर्ब। वंदना लगातार संदेश भेजती हैं, लगातार समझती हैं चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। और यह है सलीम हाशमी, कह रहे हैं 2 GB डाटा में लगा दिया है जेनजी को, रील्स बनाते रहे, सरकार से सवाल न पूछे। सलीम संदेश का धन्यवाद, लेकिन यह मत भूलिए कि इसी जेनजी की वजह से इस सरकार के एक मजबूत मंत्री ने, एक ऐसे मंत्री ने जो प्रधानमंत्री के करीब है, इस्तीफा दिया। यह काम विपक्ष नहीं कर सका, प्रेस तो खैर गायब ही है, तो ये नहीं भूलना चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप सबको ये चैनल कैसा रख रहा है, आप किस तरह की रिपोर्ट और देखना चाहेंगे ज़रूर बताइए। इससे हमें मदद होगी आगे बढ़ने में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। जब आप शेयर कर रहे हैं दोस्तों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें हर रिपोर्ट को, क्योंकि इसी तरीके से यूट्यूब आंकता है कि हमारी रिपोर्ट कैसी रही। धन्यवाद।